Good morning everyone. So in today's topic, as I told you, I have to start in today's turn. I have to start the last topic. आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा है and its name is conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. ये टॉपिक बस आपका लास्ट है और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जैसे आपने लास्ट टाइम पे आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, तो अब उसके बाद कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। तो एक आपका जो है वो लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट सेकेंड लॉज पर आते हैं। थर्ड लॉ में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है क्योंकि थर्ड लॉ के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मिक्स आते हैं आपके इस टॉपिक के साथ में। तो ये वाला टॉपिक जब हमारा फिनिश हो जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं दोज वी विल डिस्कस। ओके, तो हमारा जो काम है वो रह जाएगा एक्सरसाइज को डिस्कस करना, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना, उसके बाद कंप्लीटली जो हमारा चैप्टर सेकेंड है दैट विल बी फिनिश्ड। फिर वन मोर थिंग इज देयर दैट योर लाइव क्लास इज ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को जो आपकी लाइव क्लास होती है उसमें भी आप अपने न्यूमेरिकल्स डाउट्स जो भी हैं वो पूछ सकते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो सबसे पहले एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं या आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम एक्चुअली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल p। बट प्रैक्टिकली लीनियर मोमेंटम का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका एग्जिस्टेंस क्यों हुआ, क्यों, जिसकी जरूरत क्यों पड़ी, जिसको क्यों बताया गया। तो इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम है ना वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। तो मास तो उन चीजों के पास भी होता है जो रेस्ट पे होती हैं, वेलोसिटी उन्हीं के पास होगी जो मोशन में है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर जो चीजें मोशन में है तो उनके मास और वेलोसिटी को जो है इंडिविजुअली बताने की जगह उनका जो एक कंबाइंड टर्म था दैट वाज लीनियर मोमेंटम, कि बॉडी के पास लीनियर मोमेंटम है। फिर लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हुई, जैसे कि अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तब उसकी वेलोसिटी का लीनियर मोमेंटम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास का क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट रखा जाता है, लीनियर मोमेंटम ही कांस्टेंट है, तो मास और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में कंजर्वेशन जो वर्ड है बहुत सारी चीजों के साथ आता है, आगे जाकर आप और लॉज पढ़ेंगे जिनमें कंजर्वेशन है। तो सबसे पहले कंजर्वेशन जो वर्ड है उसका ग्रामेटिकल मीनिंग क्या होता है। कोई चीज कंजर्व है, कंजर्व होने का मतलब कि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, ना वो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। जैसे ये वाला वर्ड तो बहुत कॉमन है, ये तो आपका जो है सोशल साइंस में भी यूज होता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपकी वाटर है और आपकी एनर्जी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे कंजर्व रखने की बात होती है ना, कि उनको कंजर्व रखा जाए। तो कंजर्व होने का मतलब है कि उनका जो अमाउंट टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है। जैसे वाटर का कंजर्वेशन किया जाए तो इसका मतलब उसकी जो क्वांटिटी है उतनी रिमेन रहेगी, और वाटर का जो लगातार लेवल है डिक्रीज हो रहा है अर्थ के अंदर। इसी तरह से जो हमारे जो फ्यूल्स हैं जैसे कि जो वो है पेट्रोलियम है और ये सारी चीजें हैं, तो इनके भी कंजर्वेशन की बात होती है। तो कंजर्वेशन कॉमन वर्ड है, उसका मतलब है किसी चीज का सेम उतनी क्वांटिटी बने रहना, ना इंक्रीज होना ना डिक्रीज होना, ये कंजर्वेशन है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ 4 लॉज होते हैं, कंजर्वेशन के 4 बेसिक लॉज, और बेसिक लॉज आपके क्लास में ही बता दे रही हूँ मैं, हायर क्लासेस में और वाइड स्टडी है। तो 4 चीजें कंजर्व रहती है नेचर में, 4 क्वांटिटीज हैं जो कभी भी बदलेंगी, कंजर्व रहेंगी, कांस्टेंट रहती है, चाहे उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें चेंज हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि जो आपका सबसे पहले कंजर्वेशन का फॉर्मूला आता है, कंजर्वेशन का लॉ आता है दैट इज फॉर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, वो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ना तो क्रिएट होती है ना वो डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी कभी भी किसी भी चीज से क्रिएट नहीं की जा सकती। जैसे ना जैसे
जैसे कहा जाता है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर का नाम जनरेटर है, मतलब वो जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है, उसके अंदर दूसरा फिनोमिना होता है। उसके अंदर एक आर्मेचर लगी होती है, वो घूमती है, उसके रोटेशन की वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन मतलब घूमना, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही है। तो आपने पढ़ा होगा बहुत सारी चीजों में, एयर क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये, तो कि जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी आ रही किसी काम को करने की, हम चल पा रहे हैं, कामों को कर पा रहे हैं, एनर्जी है ना। कहाँ से आई एनर्जी? जो हम फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, बॉडी के अंदर जाके केमिकल रिएक्शंस करती है और हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। तो हमारी बॉडी में कहीं से भी एनर्जी जो है, मस्कुलर एनर्जी जो है, मस्कुलर वर्क करने की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो कहीं से जनरेट नहीं हो रही है, दूसरी एनर्जी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। जैसे बॉल जब नीचे फ्लोर पे गिरती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मोशन में कम होती जा रही है, क्योंकि वो टकराने वाली कम होती जा रही है, इन द सेंस वैसे बढ़ती है। मेरे कहने का मतलब है कि वो टकराने जा रही है, जब वो टकराई ना तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। किससे टकराई? ग्राउंड से। अब काइनेटिक एनर्जी क्या खत्म हो गई जीरो होने का मतलब? नहीं, वो खत्म नहीं हुई है। वो अब जब वो एनर्जी खत्म हुई तो किस दूसरी एनर्जी को आपने एक्सपीरियंस किया? तो बॉल से एक आवाज आई, जब वो ग्राउंड से टकराई आवाज आई, साउंड निकली। और जब भी कोई चीजें हाइट से नीचे गिरती है थोड़ी सी वो हीटअप हो जाती है। बॉल तो इतनी ज्यादा हाइट से गिरती नहीं है तो उतना हम देख नहीं सकते हैं। कभी कभी क्रैकर्स में देखा होगा, टकराते हैं नीचे, फायर ऑफ क्रैकर्स, तो लाइट दिखाई देती है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब मेरा टॉपिक यहाँ पर एनर्जी नहीं है, मैंने एक तरह से आपको ये समझाने के लिए उसका एग्जांपल लिया। तो एनर्जी कंजर्व रहती है। दूसरा है आपका मास, मास भी ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, हमेशा कंजर्व रहता है, जितना है उतना ही रहेगा बॉडी के पास। तीसरा है आपका ये लिनियर मोमेंटम, ये कंजर्व रहता है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। चौथा होता है एंगुलर मोमेंटम, वो दैट इज नॉट फॉर योर सिलेबस, और बहुत जो है उसके लिए हायर स्टडी होगी, 11th में जाकर आपको समझ में आएगा, सो लीव दैट टॉपिक। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रैक्टिकल मतलब मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया। इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम जो है बॉडी का वो कंजर्व रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। बॉडी का मतलब सिस्टम का मतलब जैसे मैंने कहा था कि जो एग्जांपल्स हैं आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, सेम एग्जांपल्स जो हैं वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने वहां एग्जांपल लिया था मैन एंड बोट वाला, मैन एंड बोट, तो कोई पर्सन अगर बोट से बाहर जंप करेगा तो पर्सन जंप कर रहा है ना आगे की तरफ, तो पर्सन, अब मोमेंटम का मतलब दो चीजें, मास और वेलोसिटी। मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर्सन जब बाहर जंप कर रहा है तो उसको वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मिल रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी किसको कंट्रीब्यूट कर रही है? जब मास कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम होती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो जब वेलोसिटी उसको सामने की तरफ मिल रही है तो लीनियर मोमेंटम भी उसका किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि ये पूरा सिस्टम है, मैन और बोट का सिस्टम है। तो मैन और बोट का सिस्टम जो था उसका लीनियर मोमेंटम बिफोर जंपिंग, जब मैन उससे बाहर नहीं निकला था तब वो जितना भी था, अब जब मैन उससे बाहर जंप करता है तो मैन को लीनियर मोमेंटम बाहर की तरफ मिलता है, यानी कि अब लीनियर मोमेंटम डिस्टर्ब हो रहा है सिस्टम का, क्योंकि सिर्फ एक ही बॉडी को मिल रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए जो बोट है दैट गेन्स लीनियर मोमेंटम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो क्या हुआ? इसको आगे मिला, इसको पीछे मिला, और नेट मोमेंटम क्या हो गया? फिर से जीरो हो गया या फिर कांस्टेंट हो गया, जितना था उतना ही रहेगा। तो कुल मिलाकर जब एक सिस्टम के अंदर दो बॉडीज होती हैं तो तब उसी कंडीशन में लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ होता है वो ओबे होता है, एक सिंगल बॉडी पर ओबे नहीं होता। एक सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर दो बॉडीज होना चाहिए, और उन दो बॉडीज में एक आगे जा रही है एक पीछे जा रही है, ऐसा हमेशा आपको मिलेगा। यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि बॉडी का लीनियर मोमेंटम कभी भी ना घटेगा ना बढ़ेगा, दोनों बॉडीज मिलकर उसको बैलेंस कर लेंगी। अब दूसरा, बाकी एग्जांपल्स मैं बाद में डिस्कस करूंगी क्योंकि वो एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन में आएंगे। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली तो समझ में आ गया क्या होता है लीनियर मोमेंटम और क्या होता है इसका कंजर्वेशन। अब आपको क्या करना है? अब आपको ड्राइव करना है इसका फॉर्मूला
और इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ड्राइव करना है या स्टेटमेंट लिखना है, तो लीनियर मोमेंटम आता है किसके फॉर्मूले में है, क्योंकि जब ड्राइव करना है तो फॉर्मूले से स्टार्टिंग होगी। तो लीनियर मोमेंटम आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, तो ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू dp ओवर dt, या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अभी तो आप पढ़कर आए लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, और यहाँ कहा जा रहा है कि फोर्स जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस बात के, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, यानी कि लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ कब बदलेगा, उसी टाइम मैंने आपको बताया था कब बदलेगा, जब उस पर फोर्स लगेगा। तो अब बिल्कुल क्लियर सेंस यहाँ बन रहा है, कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करना है आपको कि लीनियर मोमेंटम नहीं बदलेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये रिलेशन कह रहा है फोर्स लगेगा तो लीनियर मोमेंटम बदलेगा। तो हम उसको बैलेंस कराने के लिए क्या करें, हमने क्या किया, अच्छा ठीक है फोर्स नहीं लगेगा, तब क्या होगा, तो रिलेशन बना कि फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स क्या है 0, तो रिलेशन क्या आ गया dp अपॉन dt। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तो किसी चीज का चेंज 0 है तो इसका मतलब वो चीज चेंज ही नहीं हो रही है, उसमें चेंज 0 हो रहा है, तो मींस दैट इज नॉट चेंजिंग। तो अब हमें जाकर पता चला कि लीनियर मोमेंटम चेंज ना हो, उसको कराने के लिए क्या करना चाहिए, उसको कराने के लिए सेटिस्फाई उस बॉडी पर या उस पूरे सिस्टम पर बाहर से कहीं भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पर, then its linear momentum will be constant। तो जैसे भी मैंने मैन एंड बोट वाला एग्जांपल दिया था, तो मैन एंड बोट में जो सिस्टम है उसमें एक चीज है मैन, एक वन थिंग इज मैन, सेकंड थिंग इज बोट। तो इस पूरे सिस्टम को बाहर से तो किसी ने पुश नहीं किया ना, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा, मैन जंप किया बाहर तो बोट ने पीछे, मतलब जो इंटरनल चीजें थी, जो सिस्टम के अंदर चीजें थी, उन्हीं ने तो अपना वर्क किया, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा। तो कुल मिलाकर यही कहा जाता है कि बाहर से अगर फोर्स ना लगा तो जो सिस्टम है उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आपको ड्राइव ऐसे ही करना है, पहला स्टेप होगा बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिर आप लिखेंगे कि व्हेन फोर्स इज 0, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा व्हेन, क्योंकि आपने फोर्स को 0 कर दिया ना, व्हेन फोर्स इज 0 देन दिस, और इसका मतलब अब ये क्या पढ़ा आपने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज 0, इट्स मीनिंग लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो डेरिवेशन है पूरा लीनियर मोमेंटम का, कंजर्वेशन का, कांस्टेंट मींस कंजर्वेशन, तो ये किससे ड्राइव किया हमने, सेकंड लॉ से किया। दो तरीके से हो सकता है, आप हेडिंग लिख देंगे, इसको स्टार्ट करने से पहले लिख दीजिएगा डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये है आपका बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें आपने ऐसे सॉल्व कर दिया, अब आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, तो उसमें आप लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, जितने भी लॉज हैं उनमें लिखकर आता है इट स्टेट्स दैट, तो इट स्टेट्स दैट व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम then the linear momentum of the system remains constant। ये आपकी डेफिनेशन हो गई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, ओके। तो आप सिस्टम, मैंने इसलिए बोला सिस्टम ज्यादा ठीक वर्ड है, बॉडी उतना ठीक नहीं है, क्योंकि जितने एग्जांपल आप देंगे उसमें सिस्टम मिलेगा, सिस्टम मतलब दो चीजें, बॉडी की बात करेंगे तो सिंगल बॉडी, उसमें उतना सेटिस्फाई नहीं होगा। तो फिलहाल आपको जो है ये नोट करना है, इसको नोट करिए, फिर मैं थर्ड लॉ से स्टार्ट करती हूँ डेरिवेशन। So now I hope you have noted down this। अब जो डेरिवेशन हमें स्टार्ट करना है वो किससे है, थर्ड ऑफ मोशन से। बस आपका इतना ही पोर्शन है कंजर्वेशन में, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करना है,
उसके बाद में आपको ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से उसका डेरिवेशन देना है, उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ड्राइव करना है, उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं और फिर न्यूमेरिकल्स हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो डेरिवेशन आया वो डेरिवेशन थर्ड लॉ से दोबारा करना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि अभी मेन फॉर्मूला आया ही नहीं है कंजर्वेशन का, जिस फॉर्मूले की हेल्प से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आता है कि दो बॉडीज हैं, दो बॉडी में पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, या फिर ऐसे है एक बॉडी इधर से चल रही है, किधर से चल रही है, कुछ टाइम के बाद दोनों बॉडीज टकराती हैं, टकराने के बाद आगे बढ़ जाती हैं। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, क्या फाइंड करना होगा? इसमें लिखा होगा दोनों बॉडीज के मासेस गिवन है जो चल के एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज गिवन होंगी, फिर वो टकराती हैं, टकराने के बाद फिर से चलने लगती हैं। तो एक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी का, ये वाली बॉल चलने लगती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी है, इस वाली बॉल की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करिए। तो इसका मतलब ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें मासेस आ रहे हैं दो बॉडीज के, m1 एक m2, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 आनी चाहिए, दोनों की फाइनल वेलोसिटीज v1 v2 आनी चाहिए, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। अब ये ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा है, ये तो ये कह रहा है जो सिस्टम है उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। अब सिस्टम के अंदर जो दो बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड फॉर्मूला पता ही नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का डेरिवेशन। तो उसके लिए मैं लिख रही हूं यहाँ पर कि बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करना है? हेडिंग ऑलरेडी लिखा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो प्रॉपर हो जाएगा। डेफिनेशन दीजिएगा, फिर लिखिएगा डेरिवेशन बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या लिखिएगा डेरिवेशन बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखिए डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ड्राइव करने के लिए कंडीशन आप मानकर चले, वो कंडीशन ये है, इसी से ड्राइव करेंगे। देखिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये बॉल ए है, ठीक है, ये बॉल ए है, इसका मास है m1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, क्लियर? इसके सामने ये बॉल बी है, बॉल बी, इसका मास है m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। दोनों बॉल्स चल रही हैं, दोनों आगे की तरफ चल रही है, एक दूसरे से सेपरेट है, अभी टकराई नहीं। फिर होता है इनके बीच में कॉलिजन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आकर, अब जैसे हो सकता है कॉलिजन क्यों हुआ, ये फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है, ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है। तो दोनों बॉल्स जो है वो यहाँ पर आकर टकराती हैं। ठीक है, इसको, इस वाले पोर्शन को मैंने लिखा, अच्छा सा डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम्स बहुत गंदे गंदे होते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब नोटबुक्स चेक हो डायग्राम सही होना चाहिए। बिफोर कॉलिजन, ये है पोर्शन आपका ड्यूरिंग कॉलिजन, जब कॉलिजन हो रहा है तो एक इंस्टेंट के लिए दोनों रुक जाती है, इसलिए वेलोसिटीज वगैरह शो नहीं की हैं। अब कॉलिजन होने के बाद क्या होता है, फिर से चलने लगती हैं। ये जो बॉल ए थी जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी में जाएगी, वेलोसिटी बदल गई, इतनी हो गई v1, क्योंकि ये हो सकता है स्पीड बढ़ गई या घट गई, मास उतना ही रहेगा m1। ये वाली जो बॉल थी v, इसकी भी वेलोसिटी बदल गई, मास सेम रहा, वेलोसिटी हो गई v2। ये वाला जो डायग्राम का पोर्शन है ये है आफ्टर कॉलिजन। तो इसमें आपको ये तीन डायग्राम बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, बिफोर कॉलिजन दोनों बॉल्स चल रही हैं, यहाँ कॉलिजन होता है, ये आफ्टर कॉलिजन। क्लियर? अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो वी नो थर्ड लॉ का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। क्या होता है फॉर्मूला? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। यही था ना कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो ये क्या पढ़ेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। ठीक है, अब एक काम कर देना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है हमें, या डिवाइड नहीं करते हैं हम, एक काम कर देते हैं। आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, फोर्स की जगह लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। यहाँ से फोर्स हटा है तो ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि फोर्स इसके बराबर होता है। अब जो भी मैं बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं फोर्स को हटा के dp/dt लिखूं,
तो मैं खाली dp अपॉन dt नहीं लिख सकती, क्योंकि p मीन्स क्या है, यहाँ तो ab लिखे हैं भाई, ये तो क्लियर पिक्चर बता रहा है कि फोर्स किसका किस पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है b का a पर। तो मोमेंटम किसका बदलेगा, आप सोचिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर बॉडी b ने बॉडी a पर फोर्स लगाया, ठीक है, b ने a पर फोर्स लगाया, मोमेंटम किसका चेंज होगा, तो मोमेंटम का मतलब वही वेलोसिटी किसकी चेंज होगी, तो सोचिए जिस पर फोर्स लगा उसी की तो चेंज होगी वेलोसिटी, जिसने फोर्स लगाया वो तो बहुत कम अफेक्टेड होगी। क्लियर? तो अगर हम इसके लिए फॉर्मूला लिखें dp अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसका मोमेंटम चेंज हुआ, फोर्स b ने a पर लगाया तो मोमेंटम किसका चेंज हुआ, a का चेंज हुआ। अगर ऐसे लिखेंगे तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ a भी लिखा है, इसको सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते, किसका एक तो बताना पड़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ a, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, यहाँ p तो कोई सिंबल आ ही नहीं रहा है इनमें डायग्राम में, इसमें तो m v u ऐसे आ रहा है, इसको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए a का मोमेंटम चेंज हुआ ना, a का मोमेंटम चेंज होने का मतलब मोमेंटम के जो चेंज का फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था, मोमेंटम जब चेंज होता है तो क्या लिखना पड़ता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। कितने टाइम में, नीचे लिखा dt, मान लीजिए t टाइम में बदला, dt को हमने t मान लिया, कितना टाइम लगा क्योंकि डायग्राम है ना हमारे पास, मान लीजिए t टाइम में बदलता। अब p2 मींस क्या होता है, फाइनल मोमेंटम, फाइनल हो या इनिशियल हो, फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी, ये तो फॉर्मूला होता है। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो मास तो सब जगह एक सा ही रहा, किस बॉडी की बात हो रही है, ये बॉडी की बात हो रही है, तो ये बॉडी का मास क्या है, मास तो ये बॉडी का 1 ही है, m1। उसकी वेलोसिटी कौन सी पुट करना है आपको, p2 में फाइनल वाली पुट करनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये बॉडी की, v1, तो p2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, p2 की जगह हम लिख सकते हैं m1 v1, p का फॉर्मूला mv होता है, फाइनल वाला है m1 v1, माइनस p1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल में मास तो m1 रहेगा, वेलोसिटी कितनी है ये बॉडी की u1, तो माइनस m1 u1, टाइम कितना लगा t। तो कुल मिलाकर एफ ए बी की जगह क्या हम ये नहीं लिख सकते, और मैं एक और स्टेप बढ़ा दे रही हूँ अगर आपको डाउट हो, पहले मैंने लिखा ये मतलब लीनियर मोमेंटम में चेंज किसके हो रहा है, ए के, फिर मैंने इधर भी, अब इधर इसका उल्टा यहाँ लिख रहे हैं बाई ए ऑन बी, यहाँ किसका मोमेंटम चेंज होगा, बी का, तो मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो डायरेक्ट मैंने लिखा इस वाले की जगह पे m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t, और उस साइड में माइनस साइन आ रहा, उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा उसको भी देख लीजिए, b का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो b का फाइनल मोमेंटम कितना है m2 v2, इनिशियल मोमेंटम कितना है m2 u2, टाइम कितना लग रहा है t, ठीक है। अब दोनों साइड से t कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, राइट वाली साइड में माइनस से मल्टीप्लाई और करना है, तो देखिए m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया माइनस m2 v2, और ये माइनस माइनस बन गया प्लस m2 u2, ठीक है। अब हम u वाले टर्म्स को एक साइड ले आ रहे हैं, ये है, इसको उधर पहुंचा देंगे, इसको इधर ले आएंगे, v वाले को, v और u सेपरेट कर लिए, तो m1 v1 प्लस, जब ये साइड बदलेगा प्लस का हो जाएगा m2 v2, इधर m2 u2 है, ये वाला उधर जाएगा, साइड बदलेगा तो प्लस का हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। फिर क्या करेंगे, इनिशियल वाली चीज पहले आती है, फाइनल बाद में, इस पूरे को इधर लिख लेंगे, इस पूरे को उधर लिख लेंगे, तो ये m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब आया आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला जो एक्सप्लेन कर रहा है आपका रिलेशन किसके बीच में, मास, दोनों बॉडीज का मास आ रहा है इसमें, दोनों बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, दोनों बॉडीज की फाइनल वेलोसिटी आ रही है, और अगर अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि अब आपको फाइंड आउट करना है एक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v2, तो आपके पास तीनों चीज़ें हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें से अगर हमें कितनी चीज़ें पता हैं, इनमें से अगर हमें m1 m2 पता है, u1 u2 पता है और v1 पता है, तो हम नेक्स्ट वाली चीज़ यानी कि v2
फाइंड कर सकते हैं। तो बस एक अननोन चीज़ फाइंड यहाँ से हो सकती है। तो यही जो फॉर्मूला आया है लास्ट में, ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले वाला जो डेरिवेशन था वो बेसिक डेरिवेशन है, उसमें फॉर्मूला नहीं आता है, इस वाले में आता है। सो नोट इट डाउन। उसके बाद एक चीज़ रह गई है जो आज की क्लास में हम और डिस्कस कर लें, वो है एप्लीकेशंस या एग्जांपल्स। फिर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है हमारा वो नेक्स्ट टर्न का है। ओके, सो नोट डाउन दिस। सो क्लास नाउ अब आपको लिखना है एग्जांपल्स। क्या लिखेगा? एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वहां भी लिखने थे, थर्ड लॉ में भी, यहाँ भी, बस जो डिफाइन करने का तरीका है वो अलग है। तो अब आपने जैसे सबसे पहले लिया मैन एंड बोट केस, तो अब आप बताएंगे कि व्हेन अ मैन जंप्स आउट फ्रॉम अ मूविंग बोट देन मैन गेन्स द मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन and boat gains the momentum in backward direction, so the total momentum of the system remains conserved. इतना एक्सप्लेन करना है। हर किसी में वर्डिंग सेम है कि कोई भी एक चीज गेन्स मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन और नेक्स्ट वाली इन दिस डायरेक्शन, और फिर बोल देंगे टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। दूसरा एग्जांपल बुलेट एंड गन का दे सकते हैं कि व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन देन बुलेट गेन्स मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, gun gains momentum in backward direction, so the total momentum of the system remains conserved। देखिए इस चीज में, इसमें इस वाले एग्जांपल में एक चीज और होती है। बिफोर फायरिंग, जब बुलेट फायर नहीं की थी गन से, तब टोटल मोमेंटम जीरो था, क्योंकि ना तो बुलेट मोशन में थी ना गन मोशन में थी। जब फायर कर दी तो बुलेट आगे चली गई, गन पीछे चली गई, फिर से टोटल मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। तो बुलेट एंड गन में ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। थर्ड रॉकेट वाला दे सकते हैं कि व्हेन अ रॉकेट फ्लाइज देन गैसेस इजेक्ट फ्रॉम द रॉकेट इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, गैसेस गेन मोमेंटम इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन एंड द रॉकेट गेन्स मोमेंटम इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, सो द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसमें भी ऐसे ही होता है, रॉकेट और गैसेस जब इजेक्ट नहीं हुई होती हैं तो टोटल मोमेंटम जीरो, और इजेक्शन के बाद में अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए फिर से मोमेंटम क्या हो जाता है? जीरो। तो ये 3 एग्जांपल्स आप यहाँ लिख लेंगे और आपका ये जो टॉपिक है दैट इज फिनिश्ड कंप्लीटली। ओके, सो हियर योर क्लास इज फिनिश्ड। आपको बस यहीं तक कंप्लीट करना है, इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लीजिए, फॉर्मूले को रिवाइज करिए। फॉर्मूले को जब आप रिवाइज कर लेंगे देन इट इज इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। So practice the formula up to the next term. Okay, thank you.